मैं संजय सर आपको अपने चैनल पीसीएम बाय संजय सर में स्वागत करता हूं। चूंकि इतिहास सेक्शन लेके चल रहा हूं और आप आधुनिक इतिहास अभी तक देख रहे थे। मध्यकालीन इतिहास की कुछ चीजें छूट गई, उनको लेकर मैं आज आया हूं। चूंकि इतिहास के प्रश्नावली को अगर देखा जाए तो जो चैप्टर मैं शुरू करने आज जा रहा हूं वो चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये भारतीय इतिहास जानने का एक मुख्य साधन है। उम्र के साथ प्यार खत्म नहीं होता, ये इस युद्ध से, इस इतिहास से आप जानेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वफादारी और प्यार कितना गहन होता जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। आज की इतिहास का वो बिंदु है जहां साहस, अदम्य और वफादारी का बेमिसाल मौका प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आप तैयार रहें इस चैनल पे सुनने के लिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 का वो हल्दी घाटी का युद्ध जिसने भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया, लोगों के सामने सोचने को यह मजबूर कर दिया कि एक व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है। तो इस युद्ध को शुरू करने से पहले कुछ व्यक्तिगत परिचय का होना जरूरी है, वो आप जान लें। ये वफादारी है एक घोड़े की और एक राजा की। किस प्रकार एक वफादार घोड़े ने अपनी जान देके अपने स्वामी की सुरक्षा की, किस तरह एक छोटा भाई उम्र के बढ़ने के साथ साथ अपने भाई के प्रति अपना प्यार उत्पन्न करता है। तो हम शुरू करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 18 जून 1576 को लड़ा गया था। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध के जो मुख्य नायक रहे वो महाराणा प्रताप रहे और उनका घोड़ा रहा चेतक। नीले रंग का यह चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ों में से एक था। मैं आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप जो कि 7 फीट 5 इंच के लंबे युवक थे, जिनका वजन 110 किलो का था, उनके भाले का वजन 81 यानी 81 किलो का था और सीने पे जो लगाते थे कवच वो 72 किलो का था। दो तलवारों और एक ढाल को जोड़ा जाए तो उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का वजन 208 किलो था, 110 किलो उनका वजन था। दोनों को जोड़ा जाए तो 208 और 110 318 किलो, 318 किलो का वजन लेके चेतक बिजली की गति से दौड़ता था। तो फिलहाल हल्दी घाटी युद्ध शुरू करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप 1572 में वहां के शासक बने अपने पिता महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद। लेकिन ये युद्ध शुरू हुआ, क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था, उन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। हम आपको बता दें कि अकबर जब गद्दी पर बैठा 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद, तो उसने जब उत्तर भारत पर अपना कब्जा शुरू किया तो गुजरात से उसका व्यापार करने का जो रास्ता था वो मेवाड़ यानी राजस्थान होकर जाता था। तो उसका पहला विकल्प यह था कि किसी तरह इन राजस्थानी राजपूतों को अपनी तरफ मिलाया जाए। उसने इन राजपूतों को संधि प्रस्ताव भेजा, बहुत से व्यक्ति उसमें तैयार हो गए, लेकिन एकमात्र ये महाराणा प्रताप जो थे वो अकबर से किसी भी शर्त पे संधि करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अकबर को यह था कि अकबर के जो दादा महाराणा सांगा थे वो उसके दादा बाबर से युद्ध कर चुके थे और राजपूतों का नेतृत्व करता भी महाराणा सांगा रहे। तो अकबर के मन में कहीं ये शंका थी कि यदि महाराणा प्रताप को मिलाया नहीं जाए या फिर उनको खत्म ना किया जाए तो फिर से राजपूत एक हो जाएंगे और भारत विजय का जो उसका सपना है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो किसी भी तरह मेवाड़ राज्य को अपनी तरफ मिलाना चाहता था। इसके लिए उसने प्रयास किए दो। पहला प्रयास उसने जो किया वो मैं आपको बता दूं कि 1567 में किया। अक्टूबर का महीना 1567 में वो
चित्तौड़ किले को घेरता है। चित्तौड़ किला जो था वो आसानी से जीतने वाला किला नहीं था। 3 तरफ से पहाड़ियां थी और एक तरफ से प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार भी 7 खंडों में बटा हुआ था, यानी हर खंड पे सैनिक रहा करते थे। उसको जीतना आसान नहीं था। अक्टूबर 1567 में अकबर ने अपनी सेना लेके चित्तौड़ को घेर लिया। लेकिन इससे पहले कि युद्ध होता, वहां के मंत्रियों ने एक बैठक बुलाई। उस समय वहां के शासक महाराणा उदय सिंह हुआ करते थे। महाराणा उदय सिंह और मंत्रिपरिषद ने जब बातें की तो मंत्रियों ने कहा कि देखिए, युद्ध तो जरूरी है, हम युद्ध में हथियार नहीं त्यागेंगे, हम किसी भी तरह उनसे समझौता नहीं करेंगे, लेकिन ये युद्ध का परिणाम क्या होगा ये अनिश्चित है। तो ऐसा ना हो कि हम सब मारे जाएं और अकबर विजय प्राप्त कर ले। तो अकबर को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि आप महाराणा उदय सिंह अपने परिवार समेत युद्ध से पीछे हट जाएं और हम लोग युद्ध करेंगे। अगर आप जीवित रहेंगे तो युद्ध को आगे भी जारी रखेंगे। ऐसा मंत्रिपरिषद ने आपस में तय किया। उदय सिंह अपने परिवार के साथ पीछे हट गए और जयमल राठौर को चित्तौड़ के किले का नेतृत्वकर्ता बना दिया गया। युद्ध शुरू हुआ। अक्टूबर से लेके फरवरी तक युद्ध चलता रहा, घेराबंदी चलती रही। अकबर का बहुत नुकसान जा रहा था क्योंकि वो काफी दूर था अपने राज्य से, और मेवाड़ के लोग जो थे, चित्तौड़ के लोग थे, वो चित्तौड़ राज्य में थे। युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था और अकबर किसी भी तरह नतीजा चाहता था, क्योंकि और लंबे समय तक यदि युद्ध को रोका जाएगा तो अकबर निश्चित रूप से इस युद्ध को हार जाता। युद्ध का परिणाम कुछ घोषित हो चाहे ना हो, एक दिन की बात थी 23 फरवरी 1568 को। तो उस दिन जयमल राठौर जो थे वो किले के ऊपर खड़े थे और अकबर जो था वो नीचे से किले को देख रहा था। अचानक उसे एक व्यक्ति दिखा और उसे लगा कि कोई व्यक्ति है, उसे मार देना चाहिए क्योंकि वो तो राजपूत है। और अकबर ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी। संयोगवश वो गोली जो थी वो जिस व्यक्ति को लगी वो व्यक्ति जयमल राठौर था। जयमल राठौर के मरते ही पूरा किला जो था अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन अभी अकबर को यह जानकारी नहीं थी कि उनका कमांडर यानी जयमल राठौर मारा गया। शाम का समय हुआ, बड़ी आग की लपटें दिखी किले में। तो अकबर को यह लगा कि जरूर कुछ अच्छा काम हो गया है, लग रहा है कोई बड़ा नेतृत्वकर्ता मारा गया है। क्योंकि वो जो आग की लपटें थी वो थी वहां की औरतों का जौहर सिस्टम। औरतें जब जयमल राठौर मारे गए तो औरतों ने जौहर करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो सैनिक बचे उन्होंने अंतिम युद्ध के लिए अकबर की तरफ पड़ाव कर दिया। युद्ध हुआ, राजपूत सब मारे गए और किले को अकबर ने जीत लिया। यहां चीज, मैं अभी इतिहास को बहुत चीजें बताया हूं, उसमें मैंने अकबर की काफी तारीफें की हैं। अकबर को यह कहा था कि वो धर्म को लेके काफी शांत स्वभाव का था, दोनों धर्मों को एक करके चलता था, उदारवादी था। लेकिन चित्तौड़ किला जब उसने जीता तो यहां उसने उदारवादिता का परिचय नहीं दिया। यहां चित्तौड़ किले में घुसते ही उसने आदेश दिया कि जितने राजपूत हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबकी हत्याएं कर दी जाए। और इस प्रकार चित्तौड़ किला उसके हाथ में आ चुका था 1568 में। 1572 में जब वहां के शासक उदय सिंह की मृत्यु हुई तो नया शासक महाराणा प्रताप बना। महाराणा प्रताप जो कि उदय सिंह से काफी ताकतवर इच्छा का व्यक्ति था, वो अकबर को बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा था। अकबर को चूंकि राजपूतों से संधि करते आ रहा था और अकबर गुजरात से अपना व्यापार करता था और मेवाड़ की वजह से उसको परेशानी हो रही थी, तो वो किसी भी तरह मेवाड़ को मिलाना चाहता था। इसके लिए उसने मेवाड़ में कई प्रकार के संधि प्रस्ताव भेजे ताकि मेवाड़ किसी भी तरह हमसे संधि कर ले और मनसबदार का रुतबा ले ले। मनसबदार अकबर द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़ा रुतबे का पद था। लेकिन अब महाराणा प्रताप किसी भी शर्त पे इस संधि को लेके तैयार नहीं थे। इसके लिए अकबर ने सबसे पहले जलाल खां को भेजा, बाद में मान सिंह को भेजा और उसके बाद उसने अपने नौरत्न टोडरमल को भेजा जो कि उसके वित्त मंत्री हुआ करते थे।
लेकिन अकबर किसी भी शर्त पे उनसे संधि करने को तैयार नहीं था। उसका यह था कि हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे। तो अकबर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और फिर तैयारी शुरू होती है। 1576 आ जाता है। 3 अप्रैल 1576 को अजमेर में अकबर अपनी पूरी सेना के वजीरों को, मंत्रियों को, सबको इकट्ठा करता है और एक मीटिंग लेता है। मीटिंग लेने के बाद अकबर की सेना का नेतृत्व करता मान सिंह को बनाया जाता है और 3 अप्रैल को उनको कूच किया जाता है कि जाइए आप मेवाड़ पे आक्रमण करें और किसी भी तरह महाराणा प्रताप को बंदी बना के लाएं। मान सिंह अपनी 80,000 सेना लेके चल देते हैं अप्रैल के महीने में। जून आते आते वो पहुंच जाते हैं महाराणा प्रताप के नजदीक। महाराणा प्रताप को इस बात की खबर मिलती है कि मान सिंह अपनी बड़ी सेना लेके आता है, तो वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है कि सेना का आकलन क्या था, कौन सी सेना किस एवज में थी, क्या प्रतिशत था। तो वहाँ इतिहासकारों ने सर्वमान्य अगर माना जाए तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर की सेना के पास 80,000 सैनिक थे और महाराणा की सेना के पास 20,000 सैनिक थे। यानी लड़ाई जो थी वो 20,000 और 80,000 के बीच में थी। महाराणा प्रताप अपनी सेना लेके चल देते हैं और वो समय आ जाता है जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। वो दिन था 18 जून 1576। 18 जून 1576 की बात मैं बता रहा हूं। सुबह का समय था और महाराणा सेना तैयार थी। उधर मान सिंह की भी सेना अपनी 80,000 सैनिकों के साथ तैयार थी। महाराणा प्रताप का जो हरावल खेमा था, आगे वाला खेमा था, वो अफगान शासक जो अफगानी नेतृत्व करता थे वो हकीम शाह सूरी थे, वो कर रहे थे। हकीम शाह सूरी जो थे वो अपना हरावल खेमा लेके तैयार थे, आदेश का इंतजार कर रहे थे। महाराणा प्रताप भी तैयार थे और सुबह के समय युद्ध की बिगुल बजता है और हकीम खां सूरी अपनी हरावल सेना लेके आगे बढ़ते हैं। आप विश्वास करें, युद्ध का वो नजारा महाराणा प्रताप ने पहले ही घोषित कर दिया था कि हमारे सैनिक कम है, इसलिए कम से कम समय में इस युद्ध को खत्म किया जाए। अधिक से बड़ी सेना को मारने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो जितना कम समय हम लेंगे उतने कम समय में हम युद्ध को जीत लेंगे। हकीम खां सूरी जब अपनी सेना लेकर चलता है, पहला दस्ता जाता है और 3 दस्तों को खत्म कर देता है। आप विश्वास करें, अकबर की सेना में हाहाकार मच जाती है। मान सिंह परेशान, पूरी तरह से सेना अस्त व्यस्त हो जाती है। अब मान सिंह काफी परेशान होता है क्योंकि उसकी सेना पीछे की तरफ हट रही होती है। महाराणा प्रताप अब अपनी सेना लेके चलते हैं। चढ़ चेतक पे तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। राणा की पुतली फिरी नहीं, चेतक उधर मुड़ जाता था। राणा प्रताप के घोड़े को पड़ गया हवा का पाला था। विश्वास कीजिए, एकदम ये कहानी वहां सटीक बैठी। जैसे ही राणा युद्ध में प्रवेश करते हैं, पूरी तरह से राजपूत सेना जोशीली हो जाती है और मुगल सेना हतोत्साहित। जिधर देखें लाशों के ढेर। हल्दी घाटी का वो मैदान जो कि 1 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर लंबा है, चूंकि हल्दी घाटी है, नीले रंग की वहां की मिट्टी होती है। 3 घंटे कुछ मिनट यानी लगभग 4 घंटे के लगभग ये युद्ध चला। पूरी 4 घंटे में वह पीली घाटी जो है लाल घाटी बन जाती है। महाराणा का दस्ता जैसे ही उतरता है, वीर सेना राणा पुंजा के नेतृत्व में पूरी तरह से मुगल सेना जो थी वो भागने को विवश हो जाती है। लेकिन चूंकि इनकी सेना कम थी और उनकी सेना ज्यादा थी, तो युद्ध को बहुत लंबा नहीं खींचा जा सकता है। इसलिए महाराणा प्रताप कहते हैं कि हमें इनके नेतृत्वकर्ता यानी मान सिंह को मारना बहुत जरूरी है। इसलिए महाराणा प्रताप अपने घोड़े को कहते हैं कि बेटा मुझे किसी भी तरह मान सिंह के पास पहुंचा दे। और विश्वास कीजिए, वो घोड़ा जो राणा के पुत्र समान था, पूरी तरह से राणा की बातों को समझता था। चल देता है राणा के दस्ते को लेके वहां पे जहां मान सिंह उपस्थित रहता है, यानी युद्ध के केंद्र भाग में 80,000 सेनाओं के बीच में गिरा मान सिंह, जहां मारना असंभव था, वहां महाराणा प्रताप उसके सभी अंगरक्षकों को मारते हुए पहुंच जाते हैं मान सिंह के पास। मान सिंह जो कि हाथी पे बैठा हुआ था, महाराणा प्रताप अपने चेतक को इशारा करते हैं। आप विश्वास करें, वो घोड़ा चेतक जो कि हाथी का मुखौटा
आता था, चढ़ जाता है हाथी के सिर के ऊपर, अपना आगे का पैर हाथी के मस्तिष्क पर रखता है और राणा प्रताप अपनी भाले को उठा के मानसिंह पे एक करारा प्रहार करते हैं। मानसिंह का भाग्य अच्छा, महावत के शरीर को पार करता हुआ वो भाला कुछ ही सेकंड में मानसिंह के बगल से गुजर जाता है। मानसिंह को वो मार चुका होता, परंतु मानसिंह अपने हाथी के हौदे में दुबक के छुप जाते हैं और इस वजह से मानसिंह की जान बच जाती है। युद्ध का वो नजारा शरीर में खून की गति को बढ़ा देता है, क्योंकि अकेला महाराणा प्रताप लगभग मुगल सेना पे भारी पड़ रहा था। यहां पे मुगल सेना जो थी लगभग पीछे हटने को तैयार थी, लेकिन उस समय मेहतर खान जो सेनापति था वो चिल्लाना शुरू कर देता है कि अकबर अपनी सेना लेके आ रहा है, अकबर अपनी सेना लेके आ रहे हैं। तो मुगल सेना में फिर से एक बूस्ट आ जाता है, एक जोश आ जाता है कि हमारी नई सेना तैयार होती है। मानसिंह भी जो अपने रिजर्व सेना को बैठाए हुए था, उस सेना को आदेश देता है युद्ध किया जाए। अब जो था युद्ध का नजारा थोड़ा बदल रहा होता है। शुरू में जो महाराणा प्रताप इस युद्ध को जीत रहे होते हैं, अब उनकी तरफ से थोड़ा सा, भाई संख्या कम थी, इस वजह से थोड़ा सा परिवर्तन होना शुरू होता है। और इस समय मानसिंह पूरी तरह से सतर्क हो चुका था, राणा पूंजा पूरी तरह से युद्ध में लड़ रहे थे और मानसिंह अपने रिजर्व सेना को बुला देता है और युद्ध का नजारा बदलने लगता है। सुबह से जो महाराणा प्रताप की सेना जीत रही होती है, संख्या कम होने की वजह से अब मानसिंह की सेना जो थी वो हावी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मुगल सेना को यह लगने लगता है कि अकबर अपनी सेना के साथ आ चुका है और अब हमें युद्ध में एक मनोबल मिल जाता है। परंतु जो ये आपके झाला विदा थे, वो जब मानसिंह के हाथी से चेतक नीचे उतरता है और एक पैर उसका कट जाता है, तो 3 पैरों पर वह युद्ध शुरू करता है। झाला विदा महाराणा प्रताप की रक्षा में रहते हैं। वो कहते हैं कि महाराज, आपके चेतक को अब इलाज की आवश्यकता है, क्योंकि झाला विदा जानते थे कि अगर महाराणा प्रताप से कहा जाए कि युद्ध भूमि छोड़ दिया जाए तो वो तैयार नहीं होते, क्योंकि ये चेतक को अपना पुत्र तमाम मानते थे। तो उन्होंने देखा कि चेतक की स्थिति गंभीर में हो गई है और महाराणा प्रताप को भी पैर में गोली लग चुकी थी और शरीर में असंख्य घाव हो चुके थे। झाला विदा को वो अपना छत्र देते हैं और कहते हैं कि युद्ध का नेतृत्व तुम संभालो, और चेतक से कहते हैं कि बेटा अब मुझे युद्ध भूमि से बाहर निकालो। चेतक महाराणा प्रताप की इस बात को समझ जाता है और अपने मालिक को अपने पीठ पर बैठा के तीव्र गति से चल देता है। मुगल सेना को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़ रहे हैं। पूरी सेना उनके पीछे लग जाती है, लेकिन भील सरदार राणा पूंजा जो थे वो अपने तीरों की बौछार मुगल सेना पर कर देते हैं। हकीम खान सूरी भी बेहतर तरीके से लड़ रहे होते हैं। महाराणा प्रताप अपने चेतक को लेकर निकल चलते हैं। मुगल सेना उनके पीछे, चेतक 3 पैरों पे दौड़ रहा है। आप समझिए क्या स्थिति रही होगी। 3 पैरों का घोड़ा अपने स्वामी को अपने पीठ पे बैठा है, एक लक्ष्य बना के चलता है कि मुझे किसी भी तरह अपने स्वामी को बचाना है। कुछ दूर चलने के बाद एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है, जो कि पार करना असंभव होता है, लेकिन चेतक जो कि लंबे समय से महाराणा प्रताप के साथ रहता है, उनसे लंबा प्रेम करता है, 26 फीट की उस खाई को एक बार में पार कर जाता है और इस प्रकार मुगल सेना वहीं की वहीं रुक जाती है और ये उसके पार चले जाते हैं। खाई पार होने के बाद कुछ दूर जाने के बाद चेतक जो है वो गिर जाता है और महाराणा प्रताप के सामने ही उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु इस समय उनका भाई जो मुगलों की सेना से लड़ रहा है, शक्ति सिंह, उसके मन में अपने भाई के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और वो भी महाराणा प्रताप के साथ हो जाते हैं, महाराणा प्रताप का साथ देते हैं। युद्ध का नजारा, यहाँ की स्थिति समझिए। यहाँ भील सरदार महाराणा पूंजा ने मान सिंह की सेना को त्रस्त भ्रस्त कर दिया था और हकीम का सूरी इस युद्ध का सबसे बड़ा नजारा समझिए। ऐसा युद्ध जहां बिना सिर के आदमी ने युद्ध किया वो थे हकीम का सूरी। अफगान सेना का नेतृत्व कर रहे थे हकीम का सूरी। युद्ध में उनका सिर कट जाता है और सिर कटने के बाद भी वो युद्ध लड़ते रहते हैं। इस प्रकार अकबर जो महाराणा प्रताप को पकड़ के लाने के लिए मान सिंह को भेजा रहता है, जब वो देखता है कि मान सिंह इस काम में
पूर्णता नहीं हो पाते हैं तो वो विभिन्न प्रकार की सजाएं जो है मान सिंह और अपने दूसरे सैनिकों को देता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता, तो इस अनुमान को कंप्लीट करना, इस अनुमान को पूर्ण करना मुश्किल है, क्योंकि युद्ध कोई जीता नहीं था। महाराणा प्रताप की जान बच गई थी और उसके बाद महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 तक जिंदा रहे और 1597 तक वो धीरे धीरे अपने मेवाड़ को अपने कब्जे में करते गए। अकबर कभी भी उनको हरा नहीं पाया। मैं आपको बता दूं, महाराणा प्रताप का जन्म जो था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था और मृत्यु जो थी 19 जनवरी 1597 को हुआ था। उनके पिता उदय सिंह थे और माता का नाम जयवंता बाई था। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप का शासनकाल आपने देखा। अपने शासनकाल में एकमात्र राजपूत जिसने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की वो था मेवाड़ का ये क्षत्रप महाराणा प्रताप। युद्ध खत्म होता है और युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के हाथ बहुत कुछ लगता है, धीरे धीरे अपनी सल्तनत लगती है, लेकिन अकबर के हाथ कुछ नहीं आता है। और इस प्रकार हल्दी घाटी का वर्णन जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया वो ये था, जहां हिंदू राजाओं के साथ मुस्लिम शासकों ने भी, जैसे हकीम कासूरी अफगान शासक थे, उन्होंने भी साथ दिया और अकबर की सेना के साथ हिंदू शासकों ने भी, यानी राजपूत शासकों ने भी साथ दिया। तो एक बार फिर से आप याद रखें, इस महाराणा प्रताप को 7 फीट 5 इंच का ये जवान जो 110 किलो का था, कभी अकबर उसके सामने नहीं पड़ा और अकबर डायरेक्ट उससे कभी युद्ध नहीं किया। इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध मैं यहीं पे विराम दूंगा और आप इसे ध्यान से देखें और अपनी मातृभूमि को याद करें, कैसे उन 20,000 सैनिकों ने 80,000 सैनिकों को हारने पे और भागने पर बाध्य कर दिया। इसी के साथ मैं जय हिंद।